सो कल हम लोग देखे थे न्यूटन्स लॉ हम लोग स्टार्ट किए थे। आज हम लोग उसके आगे टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं और वो टॉपिक है आपका इम्पल्स। तो इम्पल्स के बारे में हम लोग कल हल्का डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं जे से, एंड जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ठीक है, या अगर मैं बोलूं तो इसके ऊपर और भी हम लोग अगर इसका देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, आई से भी हम लोग कर सकते हैं और ये हो जाता है एफ डी टी। ठीक है, और ये T1 से T2 तक ये भी फॉर्मूला है। चेंज इन मोमेंटम को भी इम्पल्स हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ उसको भी हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस क्या होगा। A ball of mass 150 gram moves with an acceleration of 20 meter per second. It's hit by a force which act on it for 0.1 second. The impulsive force is. तो impulsive force क्या हो जाएगा, force into time। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 23 और ये क्या हो जाएगा आपका force into time। तो force into time impulsive force हो जाएगा आपका F into T। ठीक है, तो यानी यहां पे मास दिया हुआ है 150, एक्सलरेशन दिया हुआ है 20 इंटू टी 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा प्रॉब्लम देखिए इस पे, ए फोर्स ऑफ 50 डाइन इज एक्टेड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg 5 ग्राम विच इज एट रेस्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, देन इम्पल्स इज। तो इसमें भी यही होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, यानी फोर्स कितना दिया हुआ है 50 और टाइम कितना है 3, यानी 50 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ns। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है, आप इम्पल्स के लिए कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं कि हाँ, तो हम लोग ये वाला भी देखें। अब ये इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर एफटी ग्राफ, मतलब फोर्स इनटू टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो भी हम लोग को क्या देता है, इम्पल्स। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्पल्स क्या है भाई, कि एरिया अंडर एफटी ग्राफ भी हम लोग को इम्पल्स देता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ग्राफ में, जैसे कि एक हम लोग देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, एफटी ग्राफ अब हम लोग बनाते हैं। एफटी ग्राफ का एरिया, तो एफटी ग्राफ मान लीजिए कि फोर्स इनटू टाइम है, ऐसा फोर्स इस डायरेक्शन में है, टाइम इधर की ओर है, तो इसका एरिया जो है, इसका एरिया यही हम लोग को क्या देगा, इम्पल्स। यानी क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपको इम्पल्स दे देगा इसका एरिया। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि F जो है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ठीक है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ठीक है, तो dp को क्या लिख सकते हैं, चलो वेक्टर हटा दो, dp को क्या लिख सकते हैं, f dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों, P1 से P2, तो ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, इधर हो गया आपका P2 माइनस P1, इधर आपका हो गया P2 माइनस P1, और इधर हो गया क्या आपका F dt। ठीक है, यानी चेंज इन मोमेंटम हम लोग को क्या देता है, इम्पल्स। ठीक है, तो यहां आप क्या कर दीजिएगा, T1 से T2, यानी T1 से T2 ये वाला एक्सप्रेशन अभी तो हम लोग देखे ना, ये एक्सप्रेशन किसका था, इम्पल्स का था। यानी इम्पल्स किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम के। यानी हम लोग लिख सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चेंज इन मोमेंटम, बस इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो इस पे ध्यान रखिएगा कि इस पे क्या हो गया, एक तो हो गया एफ डी टी, एक हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ हम लोग को देता है इम्पल्स। ठीक है,
आगे इस पे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। और अब हम लोग आते हैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो अब हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में अप्लाइड नहीं होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स अगर बाहर से, मान लीजिए कि कोलिजन बिटवीन टू बॉल है, तो उसमें क्या हो गया? दोनों इंटरनल फोर्स है, एक उस पे अप्लाई कर रहा है, एक बॉडी फोर्स उस पे अप्लाई कर रहा है, दूसरा बॉडी उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये क्या है? आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं P1 प्लस P2, मतलब बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम यानी P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड P कांस्टेंट। ठीक है, यानी एक चीज आप लिख लीजिए कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड P यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी इनिशियल क्या हो जाएगा? इनिशियल मान लीजिए अगर है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन f इज इक्वल टू 0, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ये नोट कर लीजिए। P1 सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस पे अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का इसका एप्लीकेशन देखते हैं। बस हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। m1v1 m2v2 टिल m3v3 सब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अब हम लोग देखते हैं कि तो ये चीज समझ में आया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल, यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो क्या हो जाएगा? इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि रिक्वाइलिंग ऑफ ए गन। रिक्वाइलिंग ऑफ ए गन, रिक्वाइलिंग ऑफ ए गन में क्या होता है वो अभी हम लोग समझेंगे कि इसका नाम क्या है, मतलब इस होता क्या है रिक्वाइलिंग ऑफ ए गन। मतलब जब भी अगर आप, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप एक गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट पहले इनिशियल मोमेंटम, बुलेट और आपका गन का मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम मिला करके वो क्या होगा? फायर करने के पहले और फायर करने के बाद दोनों का मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो आप फोर्स बुलेट पे लगा रहे हैं वही बुलेट पीछे, बुलेट जो है पीछे की ओर आपके गन पे लगा रहा है, और इसीलिए बोलते हैं रिक्वाइलिंग ऑफ ए गन का मतलब जो गन जो होता है वो पीछे की ओर जाता है। ठीक है, तो ये चीज है रिक्वाइलिंग ऑफ ए गन। तो इसमें हम लोग समझते हैं ऐसे कि हम लोग को पता है कि मोमेंटम सेम होगा, तो यहां पे हम लोग मानते हैं मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द गन को कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मोमेंटम जो है दोनों का सेम होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को जानना है कि भाई जब हम लोग फायर नहीं किए थे तो क्या था? जब फायर नहीं किए थे तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा? रेस्ट पे होगा। यानी व्हेन फायर जब नहीं हुआ था तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ द गन, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द
गन, ठीक है, मतलब सॉरी ये चीज आपका प्लस मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब हम लोग का फायरिंग जब नहीं हुआ था तो हम लोग का कुछ ऐसा था कि सब कुछ मिला करके, और जब हम लोग फायरिंग कर देते हैं, जब फायर हो जाता है तो उसके बाद भी ये क्वांटिटी 0 के बराबर आना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? आफ्टर फायरिंग भी ये चीज 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने के लिए, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आप कैसे निकालिएगा बताइए? तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वीजी का माइनस mb vb upon mg. This is the required velocity of the gun. This is the required velocity of the gun. तो ये चीज ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है और ये क्वेश्चन इस पे आता है। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है वाली बात है नहीं। तो अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू मासेस m1 एंड m2 आर इक्वल, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी। ठीक है, इसको नोट कर लिए। तो ये फॉर्मूला बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना, नोट करके लिख लो। क्वेश्चंस के थ्रू मैं बता रहा हूँ इसको आपका इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके सीट्स में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू मासेस m1 एंड m2 आर इक्वल, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम विल बी। ठीक है, तो रेशियो बिटवीन मैन एंड काइनेटिक यानी P इज इक्वल टू √2me। P इज इक्वल टू √2me। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखिएगा। तो इससे हम लोग रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम निकाल देंगे, यानी P1 बाई P2 इज इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m2। क्यों? क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चंस में था और एक क्वेश्चंस मैं और करा देता हूं इस पे, जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हाँ, ए वैगन वेइंग 1000 kg is moving with a velocity of 50 km/h on smooth horizontal rails. A mass of 250 kg is dropped into it. The velocity with which it moves now is. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको इनिशियली द वैगन का मास कितना दिया हुआ है? 1000 kg। ठीक है, तो मास ऑफ द वैगन कितना है? 1000 kg। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी कितना है? 50 km/h। मोमेंटम अब हम लोग को इसका निकालना है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 50। ठीक है, ये मोमेंटम हो गया। अच्छा, कह रहा है कि व्हेन ए मास 250 kg इज ड्रॉप्ड इनटू इट, द न्यू मास क्या हो जाएगा? अब बोलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इसमें मास में आप एक्स्ट्रा 250 डालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये बोलिए 1250 kg। तो अब हम लोग से क्या बोल रहा है निकालने के लिए? हम लोग को बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालने के, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग को पता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो भाई हम लोग जानते हैं शुरू में कितना है? 1000 इंटू 50 और फाइनल में क्या है? 1250 इंटू वेलोसिटी ऑफ वैगन। ठीक है, तो अब यहां से आप लोग वेलोसिटी ऑफ वैगन निकाल सकते हैं। इसका आंसर आपको आ जाएगा
इसका आंसर आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। जब आप वेलोसिटी ऑफ वैगन निकालिएगा तो 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1250, तो ये इसका आंसर होगा और ये करीब करीब आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे था, और इस पे आप देखिए एक गन का क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जिससे आपका गन वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये हम लोग देखते हैं गन का प्रॉब्लम। पहले ए मैन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, ये वाला क्वेश्चन, ए मैन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम ए मैन, हाँ देखिए क्वेश्चन, ए मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द गन इज ऑफ 1 kg मास एंड हाउ मेनी वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, तो एक मैन है जो फायर्स कर रहा है बुलेट ऑफ मास कितना हो गया 200 ग्राम, मास ऑफ द बुलेट। ठीक है, उसके बाद एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है गन का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ गन 1 kg। ठीक है, तो निकालना है हम लोग को बाई हाउ मच वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड। तो हम लोग जस्ट अभी इसका फॉर्मूला देखे हैं, क्या होता है हाउ मच वेलोसिटी, यानी हम लोग वेलोसिटी ऑफ द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा mb vb अपॉन mg। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.2 kg। ठीक है, यानी यहाँ पे हो गया मास ऑफ द बुलेट 0.2, vb कितना हो जाएगा 5, और इधर आपका 1, यानी कितना हो गया 1, यानी 1 वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन है आपका सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि भाई एपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। लिफ्ट का भी जो केसेस आते हैं वो भी हम लोग, इससे भी क्वेश्चंस काफी हद तक पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लिफ्ट का केसेस। तो अब हम लोग देखते हैं कि लिफ्ट में आखिर होता क्या है। तो हम लोग, आप लोग भी लिफ्ट में ट्रेवल करते हैं, सभी को हम लोग को लिफ्ट में पता है। तो लिफ्ट का केसेस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और लिफ्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक लिफ्ट में हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ बॉडी है और ये लिफ्ट का फ्लोर है। ठीक है, तो इस पे जो वेट, जो इस पे जो लिफ्ट में जो आपका नॉर्मल फोर्स है वो आपका ऐसे लगेगा। ठीक है, n, और इसका जो वेट है वो मान लीजिए इस बॉडी का वेट है वो नीचे लग जाएगा mg। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि भाई एपेरेंट वेट क्या होगा। एपेरेंट वेट क्या होता है, किसी की भी बॉडी का एपेरेंट वेट इस लिफ्ट में क्या होगा, तो हम लोग को वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान के चलते हैं कि लिफ्ट क्या है भाई, रेस्ट पे, लिफ्ट एट रेस्ट, पहला केस लिफ्ट एट रेस्ट। ठीक है, तो भाई इसका फोर्स mg और ये जो इसका वेट है mg वो तो नीचे की ओर, आप लिफ्ट पे खड़े हैं तो आपका क्या हो रहा है, आपका वेट नीचे की ओर लग रहा है, और जो सरफेस है आपका लिफ्ट का वो क्या कर रहा है, वो ऊपर की ओर आपको फोर्स लगा रहा है जितना आपका वेट है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, n इज इक्वल टू, यानी हम लोग बोल सकते हैं अगर लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो यानी एक फोर्स क्या है ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, यानी n माइनस, और लिफ्ट रेस्ट पे है यानी नेट फोर्स क्या लग रहा है
ma जो कि रेस्ट पे है, यानी n इज इक्वल टू mg, ये क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या हो गया माइनस mg 0, यानी n इज इक्वल टू mg। यानी जब लिफ्ट रेस्ट पे रहेगा तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू mg, जो ऊपर की ओर जो n जो है वो mg के बराबर रहेगा। अब जब हम लोग केस लेते हैं लिफ्ट एट लिफ्ट जो है अब मूव कर रहा है ऊपर की ओर विथ a, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन a। अब लिफ्ट क्या कर रहा है भाई, ऊपर की ओर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से, ठीक है। तो अब हम लोग का केस जो होगा वो क्या होगा, यानी हम लोग के ऊपर जो फोर्स जा रहा है वो ज्यादा है ऊपर के डायरेक्शन में, यानी n माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। n माइनस mg इज इक्वल टू ma, यानी n जो है वो क्या हो जाएगा ma प्लस g। ये कौन सा केस है, व्हेन लिफ्ट मूव अपसाइड विथ a, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया, n इज इक्वल टू, ठीक है, a से मूव करेगा तो mg हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो केस आता है हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं कि वो कौन सा है। अब देखिए अगर अब केस रहता है अब नीचे की ओर कि अगर लिफ्ट जो है नीचे की ओर आपका मूव कर रहा है विद a, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यानी mg माइनस n इज इक्वल टू ma, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा mg माइनस ma, यानी mg माइनस a, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी एक केस हो जाता है n इज इक्वल टू mg माइनस a, तो ये भी इंपॉर्टेंट केस है इस पे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें और भी केसेस बन सकते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज और है कि अगर लिफ्ट अगर डाउनवर्ड जा रहा है विथ g, ठीक है, लिफ्ट अगर a की जगह पे अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट केस है a की जगह अगर मान लीजिए g से है, ठीक है, इसको रब कर दीजिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा आपका n, बोलिए, नीचे की ओर जा रहा है, यानी mg माइनस n इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो mg यानी n क्या हो जाएगा 0, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो ये सब केस हम लोग को जानना है और आप, मुझे पता चल गया है कि आप लोग अब इसमें कर सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पे अब हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। बाकी इस पे देखिए बहुत सारा केसेस है, बन सकता है, लेकिन मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट केसेस था वो मैंने आपको बता दिया। अगर ए से ऊपर जा रहा है, ए से नीचे जा रहा है, मेनली यही दोनों केस आते हैं एग्जाम में। तो अब आगे जो है इस पे क्वेश्चन देखता हूं मैं कि ए मैन वे 80 kg, ए मैन वे 80 kg A man weighs 80 kg. He stands on a weighing scale. A man weighing 80 kg. He stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration. What would be the reading on the scale? तो भाई हम लोग क्या देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग, इस टाइप का केस हम लोग देख चुके हैं। मान लो कि एक मैन है, ये मैन है और इसका वेट कितना है 80 kg, ठीक है, मास कितना है 80 kg, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, he stands on a weighing scale in a lift which is moving upward
विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इट बी द रीडिंग ऑन द स्केल? व्हाट इट बी द रीडिंग ऑन द स्केल? तो क्या हो जाएगा रीडिंग ऑन द स्केल? यानी हम लोग कौन सा फॉर्मूला देखे थे, देख लेते हैं अभी कौन सा होगा। किधर की ओर जा रहा है? लिफ्ट, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन से। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि n माइनस mg अपॉन इक्वल टू ma। तो n क्या हो जाएगा? mg प्लस ma। ठीक है, तो mg प्लस ma यानी m a प्लस g, एकदम अभी ये वाला केस करवाया था वही है। तो मास कितना दिया हुआ है? 80, a कितना है? 5 और प्लस 10, 15, 80 इंटू 15। आंसर देखो कितना आ रहा है ऑप्शंस में, 1200 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 1200 न्यूटन। यानी ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 1200 न्यूटन। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, a body of mass 2 kg is hang on a spring balance mounted vertically in a lift. ठीक है, if the lift descends with an acceleration equal to acceleration due to gravity g। ठीक है, कितना हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। ठीक है, तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन करे थे, ये केस देखे थे, जब नीचे की ओर जी से जा रहा है तो क्या देखे थे? क्या हो जाता है? n जीरो हो जाता है। कैसे होगा देख लो, mg माइनस n इज इक्वल टू mg। ma के a की जगह क्या है? g है, a की जगह g होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू, ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0। तो यानी हम लोग का जो अपेरेंट वेट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ऐसा है। एक क्वेश्चन और देख लो। ये वाला क्वेश्चन देखो, एन एलिवेटर वेइंग 66,000 kg is pulled upward by a cable with an acceleration of 5 meter per second square. Taking g to be 10 meter, then the tension in the cable is। क्वेश्चन नंबर 38 है और ये मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक एलिवेटर है जिसका कि वे कितना है? 6,000 kg is pulled upward by a cable with an acceleration 5 meter per second square, taking g to be 10, the tension in the cable is। ठीक है, तो टेंशन इन द केबल इज, देखो इसमें जो नाम है पहले हम लोग देख रहे थे लिफ्ट है, लेकिन इसमें भी वही चीज है। टेंशन का मतलब क्या होता है? केबल में फोर्स, यानी अपेरेंट उसका फोर्स क्या है। तो टी जो है टेंशन, टी वो क्या हो जाएगा? टी जो है वो, उसके लिए हम लोग ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो? एक्सेलरेशन 5 और जी का भी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 10। यानी हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा एम ए प्लस जी। ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है तो फिर से वही केस होगा। कैसा होगा देख लो, टी, ठीक है, माइनस टेंशन, जैसे वहां पे नॉर्मल फोर्स काम कर रहा था एन के लिए, वैसे यहाँ पे टेंशन है, स्ट्रिंग में टेंशन होता है। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम ए प्लस एम जी। तो यहां से m कॉमन ले लो भाई और a प्लस जी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर ले आएंगे कि 6,000 a 10 प्लस 5, यानी ये हो गया 6,000 इंटू 15। ये आंसर हो जाएगा आपका 90 वगैरह 90s में। तो इसका हो जाएगा आपका 90,000 न्यूटन, यानी 90,000 न्यूटन। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस केस जानना है। जिस साइड जा रहा है
ऊपर की ओर जा रहा है तो T माइनस एम जी एम ए, अगर टेंशन नहीं रहता तो नॉर्मल, अगर नीचे की ओर जा रहा है तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। फोर्स कितना कैंसिल आउट हो रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर और नेट मूवमेंट ऊपर, तो यानी ऊपर वाला फोर्स से नीचे वाले को माइनस करोगे और एम ए लिखोगे। तो इस तरीके से हम लोग लिफ्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, लिफ्ट के केसेस हो गए, इंपल्स हो गया। तो देखिए कोई भी चीज छूटा नहीं है और हर क्वेश्चंस पे मैं प्रॉब्लम करवा देता हूं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं आपका इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे अब बॉडी कैसे मूव कर रहा है वो चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो मैं करवा दिया था लास्ट क्लास में। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम ऑफ फोर्स वाला समझते हैं, और इस पे अगर फोर्स F लगा और इसका मास m है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, A इज इक्वल टू एफ बाई एम। ये ध्यान रखना, आपने F फोर्स लगाया और m मास पे, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है तो इसका मतलब फोर्स क्या है, जीरो है। इफ एक्सेलरेशन अगर नहीं हो रहा है तो फोर्स क्या है, जीरो है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि अगर मान लीजिए एक फोर्स इस पे ब्लॉक पे एक फोर्स F इधर की ओर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2 और F1 इज ग्रेटर देन F2, तो बॉडी का मूवमेंट क्या होगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन क्या बनाएंगे, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, इसका मास अगर m है और इसका एक्सेलरेशन a है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी F नेट इसको लिख सकते हैं, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी था जानना। अच्छा, अगर मैं बोलूं दूसरा केस कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई अब ये तो सीधा सीधा फोर्स था, अगर कोई फोर्स अब किसी एंगल पे लगता है हॉरिजॉन्टल के, तो सपोज कीजिए कि अगर ये जो है आपका, एक मिनट रुकिए, हाँ भैया एक मिनट रुकिए, हाँ तो ये चीज देखिएगा कि ये एक केस होता है, मान लीजिए कि ये F जो है इसको मान लीजिए एक एंगल पे लगा टू द हॉरिजेंटल, इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल टू द हॉरिजेंटल। देखो अब इस बार फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, तो ये जो इसका जो मोशन होगा इस ब्लॉक का, क्या इस फोर्स के कारण होगा, नहीं, इसका कंपोनेंट के कारण होगा, F cos थीटा के कारण। तो ये देख लो कि F के कारण इस साइड में F cos थीटा कंपोनेंट, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो कौन सा होगा, F sin थीटा, यानी F sin थीटा किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F cos थीटा जो है रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे चलाने के लिए, यानी MA, ठीक है। और ऊपर वाला जो केस है, यानी देख रहे हो कि R प्लस F sin थीटा ये किसके बराबर है, mg के बराबर, यानी यहां से हम लोग के पास दो इक्वेशन आता है रिजॉल्व करने से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि अगर किसी फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में F cos थीटा जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लॉक को चलाने के लिए, और इसका कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में F sin थीटा। तो ये देखो ये तो ऊपर डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है ना, ये मूव किधर की ओर कर रहा है, आगे की ओर। तो आगे की ओर जो मूव कर रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, F cos थीटा, और F cos थीटा इज इक्वल टू MA, ठीक है। और R प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg। तो ये इस तरीके से हम लोग ये चीज हम लोग देखते हैं कि भाई ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब इसके जस्ट अपोजिट केस देखते हैं अब हम लोग कि अब इस बार तो फोर्स ऊपर की ओर लगा, अगर फोर्स
इस डायरेक्शन में नीचे की ओर लगता है तो क्या होगा? ये क्या था? पुल। अब अगर पुश होता है एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, तो अब मान लो कि कोई फोर्स जो है इस तरीके से आकर के लगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में f cos थीटा और इसका कंपोनेंट इधर f sin थीटा, यानी इस पे जो mg जो लगा इस बार प्लस हो जाएगा f sin थीटा के। ठीक है, और ऊपर की ओर जो है ये क्या बन जाएगा आपका n। तो इस बार भी जो है रिस्पॉन्सिबल जो f cos थीटा क्या है तुम्हारा? रिस्पॉन्सिबल है f cos थीटा इज इक्वल टू m a। अगर मैं बोलूं एक्सलरेशन निकालने के लिए तो f cos थीटा अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसका जो ऊपर के डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है नहीं, तो n क्या हो जाएगा? इक्वल mg प्लस f sin थीटा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। उस वाले केस में क्या था? अलग था। उस वाले केस में n प्लस f sin थीटा था, इक्वल टू mg था, और इस वाले में देखो n इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स होता है। अच्छा, अब देखो कि अब इंक्लाइन प्लेन, तीसरा जब केस है वो हम लोग देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन क्या है? रेस्ट पे हो। तो अब हम लोग इंक्लाइन प्लेन का केस देखते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे कैसे काम करेगा। अब इंक्लाइन प्लेन की बात करता हूं मैं। तो इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा? कल मैंने बताया था, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा है इंक्लाइन प्लेन और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास m है। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा? नीचे की ओर mg। अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा, ये वाला। तो इसका रिजोल्यूशन mg cos थीटा। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल फोर्स इस पे ऐसे बनेगा n बाहर की ओर। अच्छा, mg cos थीटा, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा ये, तो एक कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में? mg sin थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। तो इंक्लाइन प्लेन पे जो फोर्स जो नीचे की ओर इसको लेकर के जा रहा है वो क्या होता है? mg sin थीटा। मतलब mg sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होता है लेकर के जाने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो mg sin थीटा का एक्सेलरेशन अगर मैं पूछूं क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई g, यानी g से कैंसिल हो गया m sin थीटा, सॉरी m हो जाएगा ना, m कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा? g sin थीटा। ठीक है, तो ये इंक्लाइन प्लेन का होता है। अब इसके बाद जो एक केस आता है, अगर इंक्लाइन प्लेन, ये किस पे था? जब रेस्ट पे था। ये किस पे था? जब इंक्लाइन प्लेन एट रेस्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चार हो गया, 1 मिनट। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग देख लिए, इंक्लाइन प्लेन का भी केस देख चुके हैं। अब एक और है इसका केस, जो इंक्लाइन प्लेन जो है मोशन पे है। मोशन पे जब रहेगा तो इंक्लाइन प्लेन, तो इतना जो हम लोग आज डिस्कस किए लिफ्ट का केसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स देखा, इम्पल्स के 3 फॉर्मूला होते हैं, चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स, और एरिया इंटू फोर्स इंटू टाइम ग्राफ इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग क्या देखे?
इसके बाद हम लोग देखे आपका लिफ्ट का केसेस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिक्वायरिंग ऑफ ए गन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे से करेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करेंगे कि कॉन्टैक्ट बॉडी में कैसे होता है। ओके, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।